हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम क्लास 12 हिंदी आरओ बुक के चैप्टर नंबर 3 कविता के बहाने, जिसके लेखक है कुंवर नारायण, पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रेंड फॉलो करते हैं, पहले लेखक का परिचय, फिर पोएम का मेन पार्ट्स और उसके बाद पोएम का व्याख्या देखेंगे। ठीक है। तो कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुई थी और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। और उनको प्रमुख पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आइए अब हम चैप्टर के मेन पार्ट्स देखते हैं, कविता के बहाने। तो यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के बावजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यात्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने का साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने समीप है, असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार का सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता के शब्दों को खेल है और शब्द के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, और चाहे घर की सीमा हो या भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा ही क्यों न हो। और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो बात सीधी थी पर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम कविता के बहाने का व्याख्या देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कविता के बहाने। तो सबसे पहले कविता के 6 लाइन देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पे उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भी है चिड़िया की उड़ान की तरह ही, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, यानी उसकी एक लिमिट होती है, मगर कवि की भावनाओं व कल्पनाओं की उड़ान असीमित होती है। जो कवि होते हैं, कविता लिखते हैं, उनकी कल्पनाओं, इमेजिनेशन का कोई लिमिट नहीं होता। कभी अपनी कल्पनाओं के सहारे देश और काल की सीमाओं के परे भी उड़ सकता है, मगर चिड़ियाघर के आंगन, छत, पेड़ की डालियां और आसमान में थोड़ी दूर तक उड़ सकती है, लेकिन कविता कल्पनाओं, इमेजिनेशन के पंख लगाकर न जाने कहां कहां तक जा सकती है, क्योंकि कविता की उड़ान व्यापक होती है, यानी असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती, क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की भांति सीमित न होकर व्यापक होती है। ओके, तो कविता में आगे बढ़ते हुए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो यहाँ पे उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता भी ठीक उसी प्रकार खिलती है, महकती है, जिस प्रकार एक फूल खिलता है और महकता है और चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरता है। लेकिन फूलों का खिलना, महकना भी एक निश्चित समय के लिए होता है, राइट। जिस समय पे मतलब वो सीजन वाइज होता है ना, किस सीजन में फूलते हैं, किस सीजन में महकते हैं, किस सीजन में झड़ते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, समय निश्चित होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता के भावों का प्रभाव चिर अस्थायी होता है, जो सदैव लोगों को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कविता के खिलने का अर्थ फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल घर, आंगन, बाग, बगीचे में खिलते हैं, महकते हैं और चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरते भी है, लेकिन कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, यानी उनका खिलना महकना भी थोड़े समय के लिए ही होता है। मगर जब एक कविता खिलती है तो अपनी भावों की महक से हमेशा लोगों के दिलों में महकती रहती है, फिर वो कभी नहीं मुरझाती है। यानी कविता का प्रभाव चिरस्थायी होता है, यानी कभी नहीं मुरझाती है। एक बार फेमस हो गई तो हो गई,
जो बिना मुरझाए अपनी खुशबू बिखेरता रहता है और कविता में सदैव ताजगी बनाए रखता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फूल कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व महकते रहने का रहस्य को नहीं समझ सकता। तो आइए कविता में आगे बढ़ते हुए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर वह घर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो यहाँ पे उपरोक्त पंक्ति में कवि ने बच्चों व उनके खेल की समानता कविता से की है। कवि कहते हैं जिस प्रकार खिलौना से खेलते वक्त बच्चों की कल्पनाओं व सपने असीमित होती है। बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं तो उनके सपनाएं, ड्रीम्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, राइट, बिना लिमिटलेस होते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। कवि शब्दों के खिलौने से खेलकर अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ान भरता है और सारे बंधनों को तोड़ देता है। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे खेलते समय अपने पराये का भेद भूलकर किसी भी घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त उनके मन में तेरा मेरा अपना पराया का कोई भेदभाव नहीं रहता, राइट। बच्चे तो बहुत मन के सच्चे होते हैं, सुना है ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो वो किसी भी अपना पराया उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। वो सभी घर में एक समान भाव से प्रेम पूर्वक चले जाते हैं, इस तरह वो सबको एक कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी प्रकार की सीमाओं को नहीं जानती, वह भी सभी को अपने भावों के समान रूप से प्रभावित करती है। इसीलिए कवि बच्चों को कविता की तुलना कर दोनों को एक समान बताते हैं, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं क्या होती है, असीमित, मतलब लिमिटलेस, और दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कविता के बहाने खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसका नाम है बात सीधी थी पर, उसका व्याख्या करेंगे। और टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ओके, बाय बाय।